ये भी भाग फर्स्ट है। जेएफ एंड आर के 3 पार्ट हैं, तो आपके सिलेबस में केवल भाग फर्स्ट, उसके भी कुछ ही चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर ये मैंने आपको अभी बता दिया, 1 से 6 और 14 और 17। इसको इंग्लिश में कहते हैं जर्नल फाइनेंस, एंड अकाउंट्स रूल। जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल, जीएफ एंड आर। अब इसमें कहता है अध्याय पहला, इसमें परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा महालेखाकार। पहली परिभाषा क्या की है? महालेखाकार। अकाउंटेंट जनरल, इसमें लिखो अकाउंटेंट जनरल अब इसमें देखो, पहले सुनो, ये भारतीय नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक का अधीनस्थ कार्यालय है। जो सीएजी है, कैग है, भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष है, और जो जयपुर में महालेखाकार कार्यालय का कार्यालय जयपुर में स्थित है। ये क्या काम करता है, इसकी परिभाषा तो केवल इतनी है कि भारतीय महालेखा नियंत्रक व परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष है, वो महालेखाकार कहलाता है। महालेखाकार, इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछेगा, ये आपको मैं बताता हूँ। यहाँ अपने को कहता है कि महालेखाकार के ये कार्य करते हैं या कार्य हैं। पहला कार्य बताया है कि ये राजस्थान सरकार के सिविल लेखे तैयार करता है। दूसरी बात, राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यालय हैं, उन सब कार्यालयों का ये अंकेक्षण करता है। तीसरी बात कहता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा जिन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है या जो राज्य सरकार के नियंत्रण में जो भी निकाय हैं, जैसे जयपुर की ये ग्रेटर निगम है या वो जो हेरिटेज नगर निगम है, इनका, नगर पालिकाओं का, जयपुर विकास प्राधिकरण है, ऐसी सारी जो निकाय या संस्थाएं हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी है जो सरकार के अधीन है, इन सभी संस्थाओं का ये क्या करता है? अंकेक्षण करता है। उसके बाद फिर कहता है कि राजस्थान सरकार के
जो भी कर्मचारी हैं वो स्थायी लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं मकान या भवन निर्माण के लिए, वाहन परचेज करने के लिए, ऐसे लोन की ये व्यक्तिगत खातों के ऊपर निगरानी करता है कि कितना लिया था, कितना दे दिया, कितना बाकी है, उसको भी देखता है। उसके बाद फिर कहता है कि महालेखाकार राजस्थान सरकार की वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट कैग को या महालेखा नियंत्रक को प्रेषित करता है। छठी बात ये कहता है कि महालेखाकार राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट बनाने में मदद करता है। तो ये उसके कार्य हैं। अब आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा यदि वो सवाल बना करके इस परिभाषा में बनाता है, तो कहेगा कि इनमें से कौन सा कार्य महालेखा नियंत्रक का नहीं है। ये जो कार्य आपको सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, तो ये इनमें से कौन सा कार्य किसका नहीं है? महालेखाकार का नहीं है। पहला कह दिया कि वह राज्य सरकार के कार्यालयों का अंकेक्षण करता है। दूसरा कह दिया कि वो लोक लेखा समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट को तैयार करने में सहायता करता है। तीसरा कहता है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों का ट्रांसफ़र आदेश जारी करता है। और चौथा कह दिया कि ये स्थानीय निकाय जो सरकार के नियंत्रण में है उनका अंकेक्षण करता है। अब कौन सा कार्य नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य इसका नहीं है। तो जो इसके जो अपने कार्य आपने पढ़ लिए तब तो आप क्या बता दोगे, सही उत्तर दे दोगे। आपने केवल परिभाषा ही पढ़ के छोड़ दी तो आपने कार्य नहीं पढ़े तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब है कि आपको पूरा डिटेल में जाना है, चाहे आपकी इस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 25 में से 25 सही करने के लिए मेरी सारी बातें आपको सुननी पड़ेंगी और याद भी रखनी पड़ेंगी। ये नहीं सुनने से काम चल गया, उनको याद भी रखना पड़ेगा। तो पहला लिखो महालेखाकार परिभाषा में नियम है। कौन सा नियम है? 2। इसका देखो पहला नियम सुन लेना। ये अपना यहाँ जो नियम चालू है ये अपना नियम 2 है। 2 में परिभाषा है। पहले इसमें सबसे पहले ये बताता है नियम 1 में कि सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम है क्या। समझ में आ गई? तो नियम पहला लिखो, नियम 1 सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में नियम 1 लिखो। पहले नियम 1 सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम में नियम 1। अब नियम 1 क्या कहता है इसको लिखो। सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम, सामान्य वित्तीय तथा लेखा नियम राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं। राज्यपाल के कार्यकारी आदेश हैं जिनका पालन अधीनस्थ अधिकारियों को राजस्व प्राप्त करने व व्यय करने, खर्चा करने के समय पालन करना होगा। वे करते समय पालन करना होगा। तो अब ध्यान से सुन लो। जर्नल फाइनेंस अकाउंटिंग रूल इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान सरकार के राज्यपाल के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं। जो भी अधिकारी कोई रेवेन्यू प्राप्त करेगा उस समय और जब खर्चा करेगा
उस समय उनको इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो ये तो पहले कह दिया GF&R है क्या। तो आपको ये बताना है कि राज्यपाल के कौन से आदेश हैं, कार्यकारी आदेश हैं जिनका पालन करना है। अब नियम 2 में परिभाषा है, तो अब लिखो नियम 2 और परिभाषाएं। पहली परिभाषा लिखो महालेखाकार। पहली परिभाषा है महालेखाकार। ये है भारतीय महानियंत्रक व लेखा परीक्षक। ये भारतीय महानियंत्रक व लेखा परीक्षक के अधीनस्थ कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष है। कार्यालय का कार्यालय अध्यक्ष है। जिसका कार्यालय जयपुर में स्थित है। जिसका कार्यालय राजस्थान जयपुर में स्थित है। ये महालेखाकार कार्यालय का जो ऑफिस है ना, हर स्टेट में है, केवल जयपुर में नहीं है। हर स्टेट में हर स्टेट के लिए कैग का एक अधिकारी बैठता है और उसके सारे राज्य के सारे कामों को वो निगरानी करता है। तो हर राज्य में महालेखाकार कार्यालय का कार्यालय है जयपुर में। उसका जो राजस्थान सरकार के लिए जो कार्यालय है वो जयपुर में स्थित है, जिसको अपने एजी ऑफिस कहते हैं, अकाउंटेंट जनरल। अब इसमें लिखो महालेखाकार के कार्य। पहला कार्य लिखो, ये राजस्थान सरकार के सिविल मासिक लेखे तैयार करता है। यह है राजस्थान सरकार के सिविल मासिक लेखे तैयार करता है। दूसरा, सिविल मासिक मंथली सिविल मासिक लेखे तैयार करता है। दूसरा, राजस्थान सरकार के सभी कार्यालयों के लेखों का अंकेक्षण करता है। तीसरा, राजस्थान सरकार के नियंत्रण वाली सभी निकायों व अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण करता है। नंबर 4, राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के दीर्घकालीन ऋणों, लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन ऋणों के लेजर तैयार करता है। लेजर खाते, दीर्घकालीन ऋणों के खाते तैयार करता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार की अंकेक्षण रिपोर्ट केग को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार की वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट केग को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार की विधानसभा की राजस्थान सरकार की विधानसभा की लोक लेखा समिति की अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, ये राजस्थान सरकार के वार्षिक, यह राजस्थान सरकार के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करता है। देखो, इसमें आपको ये कोई विशेष विद्वान या वो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के कई बार केवल रटने पड़ते ना, इसलिए मेरे को समझाना पड़ता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि राजस्थान सरकार की सिविल लेके तैयार करता है और राजस्थान सरकार के विनियोग लेके, वार्षिक विनियोग लेके तैयार करता है। तो सिविल लेके विनियोग लेके क्या होती है, दिमाग में रहता ना एक बात। तो देखो, सिविल लेके तो जो रूटीन का जो लेन देन हुआ वो सही तरीके से आपने मेंटेन करे या नहीं करे वो देखता है। विनियोग लेखे का मतलब क्या है कि साल भर में एक मद में, एक हेड में जो आपको बजट मिला था सरकार के विभागों को, उस विभाग ने उस बजट से ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया है। तो बजट कितना था, खर्चा कितना हो गया, इसको टैली करना वो क्या कहलाता है, विनियोग लेखे कहलाता है। तो उसको देखता है कि नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। किसी डिपार्टमेंट को बजट मिला 5 करोड़ का, खर्चा कर दिया 10 करोड़ का, और जिसको 10 करोड़ का खर्चा वो बजट मिला और खर्चा नहीं करा 2 करोड़ का ही, तो ऐसे मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी। वहाँ बजट सरप्लस हो गया, यहाँ बजट ज़्यादा खर्च हो गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास हर आदमी जो जीवन जीता है सुबह से लेकर के शाम तक, हर आदमी अपना हर खर्चा बजट के अनुसार करता है और तभी वो सही जीवन जी सकता है। ऐसे ही सरकार भी अपनी बजट के अनुसार चले, जितनी इनकम हो उसके अनुसार खर्चा करे तो सरकार चलती रहेगी। और यदि उससे ज़्यादा आपने मामला ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया तो आपकी वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ाएगी, लेखा सिस्टम सही नहीं रहेगा और पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। तो इसलिए कहता है कि विनियोग लेके तैयार करता है। दूसरी बात लिखो, विनियोग दूसरी परिभाषा काय की है। पहले अपनी महालेखाकार की परिभाषा पढ़ी, नियम 2 की 2 विनियोग, इसको मोस्ट कर लेना, ये कई बार परीक्षा में पूछा है। इंग्लिश में बोलते हैं एप्रोप्रिएशन, एप्रो, APP, एप्रो
प्रिएशन, APPROPRIATION, एप्रोप्रिएशन है। समझ आगे साहब? ये होता क्या है सुनो। कहते हैं कि निर्धारित व्यय को करने के लिए, निर्धारित खर्चे को करने के लिए व्यय की प्राथमिक इकाई में रखी गई निधि या फंड को ही विनियोग कहते हैं। ये तो परिभाषा के रूप से मैंने आपको समझाया। सीधा सा बोलचाल की भाषा में यदि इसको समझाऊं तो प्रत्येक मद में खर्च करने के लिए जो बजट दिया जाए उसको ही क्या बोलते हैं? विनियोग कहते हैं। आपके ऑफिस में ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए बजट आपको मान लो 2 लाख रुपए दिए, तो वो उस ऑफिस एक्सपेंसेस का क्या हो गया? विनियोग हो गया। सैलरी हेड में आपको 5 करोड़ का बजट मिला, तो वो सैलरी हेड का क्या हो गया? विनियोग हो गया। तो निर्धारित व्यय, निश्चित खर्चे को करने के लिए जो बजट आवंटित किया जाए उसको क्या बोलते हैं? विनियोग कहते हैं। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ वो भाषा क्योंकि वो परीक्षा में ऐसे ही पूछता है कि निर्धारित व्यय को करने के लिए प्राथमिक इकाई में रखे गए फंड या निधि को कहा जाता है। तो आपको बताना है विनियोग, वहाँ ऑप्शन होगा विनियोग, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तो सही ऑप्शन क्या है? विनियोग। तो ये आपको इसलिए बताना, उसी भाषा में बताना पड़ रहा है। तो इसमें लिखो, निर्धारित व्यय को करने के लिए, इसी में परिभाषा में, निर्धारित व्यय को करने के लिए, निर्धारित व्यय को करने के लिए प्राथमिक इकाई में, प्राथमिक इकाई में रखी गई निधि को, निधि का मतलब फंड है, रखी गई निधि को विनियोग कहा जाता है। अब 2 का 3, नियम 2 तीसरी परिभाषा, नियम 2 में थर्ड है, नियम 2 में तीसरी परिभाषा, वो लिखो बैंक। तीसरी परिभाषा काहे की है? बैंक की। इसमें देखो कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 के अनुसार, 1934 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार के लेन देन को करने के लिए अधिकृत जो बैंक होती है उसको ही क्या कहते हैं? बैंक कहा गया है। आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसार राज्य सरकार के लेन देनों को करने के लिए, संधारित करने के लिए जो बैंक निश्चित की गई है वही क्या कहलाएगी? बैंक कहलाएगी। हर कोई बैंक में सरकार का लेन देन नहीं होगा, जिसको निश्चित कर रखा वही करेगी। अब उसके बाद राजस्थान स्टेट के जो भी लेन देन होते हैं वो एसबीआई के थ्रू होते हैं। पहले एसबीबीजे थी, वो एसबीबीजे काय में मिल गई? एसबीआई में मिल गई। तो अब कौन सी हो गई? एसबीआई रहेगी। और अब उसमें कहता है कि यदि मान लो किसी स्थान विशेष पर एसबीआई की ब्रांच नहीं है और वहाँ कोई सरकारी ऑफिस है, तो कह दिया कि कोई निजी बैंक या प्राइवेट बैंक को भी आरबीआई उसके लिए क्या कर सकती है? अधिकृत कर सकती है। तो ये कहलाती है बैंक किसे कहते हैं। तो इसमें लिखो, भारतीय रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार, 1934 के अनुसार राज्य सरकार के लेन देनों को करने के लिए
राज्य सरकार के लेन देनों को करने के लिए निर्धारित बैंक कहलाती है। राजस्थान सरकार के लेन देनों के लिए SBI अधिकृत बैंक है। अब इसके साथ आज अपन अपने सब्जेक्ट को यहीं विराम देते हैं। कल आगे से इसकी परिभाषाएं अपन 4 से पढ़ेंगे। आज तक अपन ने नियम 2 की 3 परिभाषाएं पढ़ी हैं और कल आज RSR ये। अब देखो सुनो, आप अपने रूटीन में सुबह 7 बजे आओ और 10 या 11 बजे तक जहाँ तक भी आपकी क्लास लगे वो क्लास अटेंड करो। लापरवाही मत कर देना, ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि अब की बार बहुत से लोग, जैसे यहाँ जो संख्या देख रहा हूँ, अब तक तो हमारे पास 300 लड़के होनी चाहिए थे, लेकिन अब की बार यहाँ जो सारा सिस्टम है कि सेट के कारण कुछ लोग ये कंफ्यूज हो गए कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, उस फार्म हमारा स्वीकार होगा या नहीं होगा, तो फीस हम क्यों देवें। तो कुछ अपने घर पे पढ़ रहे हैं, कुछ जो अपने नेट जो ऑन बैंकिंग जो चल रहे हैं ना, वो नेट सिस्टम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन की क्लास है और ऑनलाइन की क्लास में रात दिन का फ़र्क मिलेगा। वहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये भी अलाइव क्लास चल रही है, अब मेरे सामने नहीं है, वो तो जो मैंने सुना वो सुन रहा है, उसके समझ में आया नहीं आया, क्या आया, वो बात अलग होगी। लेकिन यहाँ जो आमने सामने जो डिस्कस होता है वो समझ का ही फेर है, क्योंकि आपके समझ में आ गया तो आपने वहाँ सही ठीक कर दिया, और आप वहाँ कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ही हो, फिर आप सही करने के निर्णय तक नहीं पहुँच पाओगे। तो जो इस साल 40% नंबर ले आया वो अकाउंटेंट है, और मैं आज ही कर रहा हूँ इस हिसाब से कि लगभग जो है ना 1000-1500 वैकेंसी खाली रहेंगी, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे लड़के, ये स्थितियां होंगी। तो जो 2011 में स्थिति थी वो 2023 में या 24 में होगी, परीक्षा 23 में नहीं होंगी, ये मेरा अनुमान है। और जब भी होंगी तो स्थिति यही रहेगी। तो आप लोग तो जो है ना इसका फायदा उठाओ, आप इस मौके का फायदा उठा लो, पढ़ो।